Hello guys, I hope you all are doing well. Now we will start with the next topic, that is the vital signs of human body. तो वाइटल साइंस क्या रहते हैं ह्यूमन बॉडी के, वो हम वन बाय वन देखेंगे और उनकी नॉर्मल वैल्यूज क्या रहती हैं वो भी हम वन बाय वन देखेंगे. फर्स्ट इज द वाइटल साइन. सो मीनिंग ऑफ द वाइटल साइन: they reflect the body's physiological status and provide information about the person with current condition or state of health. जो वाइटल साइंस रहते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं बॉडीज फिजियोलॉजिकल स्टेटस, मतलब बॉडी की जो फंक्शनिंग है, जो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, और जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं पर्सन के स्टेटस के बारे में और उसकी हेल्थ कंडीशन के बारे में. तो हमारे पास कौन कौन से वाइटल साइन है? सबसे पहले आता है टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर एंड पेन आर द वाइटल साइन. नॉर्मली हमारे पास 4 वाइटल साइन है: टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड द ब्लड प्रेशर. एंड पेन को भी वाइटल साइन में इंक्लूड किया गया है क्योंकि पेन जो है वो एक्चुअल में वाइटल साइन को इफेक्ट करता है, तो पेन को भी हमने एक वाइटल साइन में इंक्लूड किया है. दीज आर न्यू स्टडीज कुछ हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग पेन को भी एक वाइटल साइन लिया गया है. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज कार्डिनल साइन, और इनको हम कार्डिनल साइन में बोलते हैं. कार्डिनल साइन मतलब जो मेजर साइंस है, सो दैट्स व्हाई वाइटल साइंस आर नोन एज द कार्डिनल साइन. अब हम देखेंगे व्हेन टू असेस द वाइटल साइन. जो वाइटल साइंस है उनको किस टाइम पे हमें असेस करना है, किस टाइम पे हमें देखना है. तो सबसे पहले तो आता है ऑन द पेशेंट एडमिशन. जब भी पेशेंट की एडमिशन होती है हॉस्पिटल में तो उस टाइम पे पेशेंट के वाइटल साइंस चेक किए जाते हैं. टेम्परेचर लिया जाता है, पल्स चेक की जाती है, रेस्पिरेशन देखी जाती है, ब्लड प्रेशर देखा जाता है और पेन के लिए पूछा जाता है कि he or she feel any pain or not. उसके बाद आता है ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन. जब पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन की जाती है, हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन की जाती है, उस टाइम पे भी पेशेंट के वाइटल साइंस को चेक किया जाता है. बिफोर एंड आफ्टर एनी सर्जिकल प्रोसीजर. जब भी कोई सर्जरी होनी होती है पेशेंट की तो बिफोर, उससे पहले वाइटल साइंस को देखा जाता है कि जो वाइटल साइन है वो अल्टर तो नहीं है. तो वो अगर अल्टर रहेंगे, नॉर्मल नहीं रहेंगे, तो वो सर्जरी के टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं पेशेंट की बॉडी को. और आफ्टर सर्जरी के बाद भी वाइटल साइन को चेक किया जाता है कि वो सर्जरी करने के बाद अल्टर तो नहीं हुए हैं. अगर वो अल्टर रहते हैं तो फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट जो है वो दी जाती है. और उसके बाद आता है इन एनी एमरजेंसी मेडिकल कंडीशन. अगर कोई पेशेंट जो है एमरजेंसी मेडिकल कंडीशन के साथ आता है तो उस टाइम पे भी सबसे पहले पेशेंट के वाइटल साइंस जो है वो चेक किए जाते हैं कि जो पेशेंट्स के वाइटल ऑर्गन्स है. वाइटल साइंस क्या बताते हैं? जो वाइटल ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. अब सबसे पहले वाइटल साइन हमारे पास आता है टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं बॉडी टेम्परेचर. टेम्परेचर हम नॉर्मली बात करते हैं कि हाँ हमें टेम्परेचर हुआ है, ठीक है. तो हम देखेंगे अभी कि बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है. बॉडी टेम्परेचर इज द बैलेंस बिटवीन हीट प्रोड्यूस एंड हीट लॉस्ट बाय द बॉडी. बॉडी टेम्परेचर एक बैलेंस रहता है कि बॉडी जितनी हीट प्रोड्यूस कर रही है और जितनी हीट बॉडी से लॉस हो रही है उसके बीच में जो टेम्परेचर बना हुआ है, दैट इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग. वो बॉडी टेम्परेचर जो है रहता है. बॉडी टेम्परेचर को हम किससे मेज़र करते हैं? बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हमारे पास थर्मामीटर रहता है. थर्मामीटर एक नॉर्मली हमने सबने ही सुना है कि हम बॉडी टेम्परेचर किससे मेज़र करते हैं? थर्मामीटर से मेज़र करते हैं हम. अभी आते हैं नॉर्मल रेंजेस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एडल्ट्स में. अभी जो नॉर्मल रेंजेस हैं उस पर हमें बिल्कुल फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, जब हमारी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होती है तब भी पूछे जाते हैं हमारे से नॉर्मल रेंजेस क्या क्या है वाइटल साइंस की.
तो बॉडी टेम्परेचर की जो नॉर्मल रेंज है, हम डिफरेंट बॉडी रीजन से बॉडी टेम्परेचर लेते हैं। वो डिफरेंट रीजन कौन से हैं? ओरली हम बॉडी टेम्परेचर, ओरली मतलब बाय माउथ से, फिर हम रेक्टली मतलब रेक्टल जो एरिया है वहाँ से हम बॉडी टेम्परेचर मेज़र करते हैं, और एक्सिलरी मतलब एक्सिला जो है हमारा, वहाँ से हम बॉडी टेम्परेचर मेज़र करते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर जो है वो दो उसमें मेज़र किया जाता है डिग्री सेल्सियस में। उसकी यूनिट्स क्या हैं? डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। और हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि हर वाइटल साइन के लिए यूनिट जो है वो अलग अलग रहती है। तो बॉडी टेम्परेचर के लिए यूनिट आती है हमारे पास डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम ओरली बात करें, ओरली जो है डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेल्सियस, जो हम बोलते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है हमारा? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर हम डिग्री फ़ारेनहाइट में बात करें तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना आता है हमारा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम वही बॉडी टेम्परेचर रेक्टल से लेते हैं तो टेम्परेचर जो है रेक्टल में सेल्सियस में वो 0.6 डिग्री या 0.5 डिग्री इंक्रीज कर जाता है, और फ़ारेनहाइट में वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज कर जाता है। तो वो इंक्रीज क्यों करता है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। ओरली तो नॉर्मल आ रहा है, नॉर्मल जो है, बट रेक्टल में अगर हम ले रहे हैं और हमारी जो वैल्यू है वो इतनी आ रही है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल है। तो रेक्टल में इसलिए इंक्रीज़ करता है क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो ज़्यादा रहती है, उसकी वजह से वहाँ बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है। तो डिग्री सेल्सियस में वैल्यू रहती है 37.6 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल रहती है जब हम रेक्टल से लेते हैं, और डिग्री फ़ारेनहाइट में 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो नॉर्मल रहती है जब हम इसको रेक्टल से लेते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सिलरी। अब एक्सिलरी जो है एज कंपेयर टू ओरल जो है वो कम हो जाता है, 0.4 या 0.5 डिग्री सेल्सियस जो है एक्सिलरी रूट के थ्रू कम हो जाएगा, और फ़ारेनहाइट में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाएगा, तो वो नॉर्मल हम उसको कंसीडर करेंगे। तो वैल्यू आएगी 36.4 और फ़ारेनहाइट में आएगी 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और एक्सिला में क्यों कम आती है, -1 क्यों आती है वैल्यू? हम इसको ऐसे बोलते हैं कि एक्सिला में -1 रहती है और रेक्टल में +1 आती है एज कंपेयर टू ओरल, ठीक है। तो वो कम क्यों आती है? क्योंकि वहाँ पे जो है ब्लड वेसल जो है वो इतनी क्लोजर नहीं रहती हैं जो उसके टिश्यूज़ रहते हैं, ठीक है, इसलिए जो वैल्यू है वो -1 जो है कम आ रही है, बट हम उसको नॉर्मली कंसीडर करेंगे। अब हम देखेंगे कि हम ओरल मेथड को कब प्रेफर करते हैं, मेनली रेक्टल मेथड को कब प्रेफर करते हैं, एंड एक्सिलरी मेथड को हम कब प्रेफर करते हैं। तो मेनली ओरल मेथड हम किस में प्रेफर करते हैं? कॉन्शियस एंड अलर्ट पेशेंट, जो पेशेंट कॉन्शियस है और अलर्ट है, ठीक है, उसमें हम ओरल मेथड को प्रेफर करेंगे, और कोऑपरेटिव पेशेंट जो कोऑपरेट कर रहे हैं। फिर आता है रेक्टल मेथड। रेक्टल मेथड मतलब जो अनकॉन्शियस पेशेंट है, जिनको होश नहीं है, जो अनकॉन्शियस है, और चिल्ड्रंस जो बच्चे रहते हैं, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम टाइम कोऑपरेट नहीं करते हैं ना, और ऐसा भी डर रहता है कि वो कहीं उसको जवाब वगैरह ना दें। उसके बाद आता है एक्सिलरी मेथड। तो एक्सिलरी मेथड में हमारे पास आता है, एक्सिलरी मेथड जो है वो मोस्ट प्रेफरेबल मेथड है। क्यों मोस्ट प्रेफरेबल मेथड है? क्योंकि ये इन्फेक्शन को कम करता है। अगर हम ओरली लेंगे तो इन्फेक्शन, अगर एक पेशेंट को इन्फेक्शन, तो देयर में भी चांसेस कि वो अगले पेशेंट को भी हो सके। वैसे तो चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि उसको सॉल्यूशन में डाल के रखा जाता है डिसइंफेक्ट करने के लिए, बट एक्सिला से अगर हम लेंगे तो हमें इतना कुछ चांसेस ही नहीं रहेंगे। तो उसके बाद आता है इन्फेंट और जो यंग चिल्ड्रन रहते हैं उनमें भी हम एक्सिलरी मेथड प्रेफर करते हैं, और ओल्ड एज पेशेंट में भी हम एक्सिलरी मेथड जो है वो प्रेफर करते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर क्लियर हुआ होगा सबको। तो हम अब नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास पल्स। अब पल्स क्या रहती है, मीनिंग क्या है पल्स का? द पल्स इज एन इंडेक्स ऑफ द हार्ट रेट एंड रिदम। पल्स जो है एक इंडेक्स है जो क्या बताता है, हार्ट रेट और रिदम के बारे में बताता है। पल्स प्रोवाइड वैल्यूएबल डाटा अबाउट पर्सन्स कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस। पल्स जो है जो
क्या प्रोवाइड करवाता है, प्रॉपरली डाटा प्रोवाइड करवाता है किसके बारे में, कार्डियोवैस्कुलर। आप लोग को पता ही है हार्ट से रिलेटेड है, तो कार्डियो जो हार्ट का सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है उसके बारे में हमें पूरी प्रॉपरली इंफॉर्मेशन देता है। डेफिनेशन आती है, द पल्स इज अ वेव ऑफ ब्लड क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। पल्स क्या होती है, दैट इज द वेव ऑफ ब्लड। पल्स एक वेव ऑफ ब्लड है जो क्रिएट होती है कब, जब लेफ्ट वेंट्रिकल, हमारे हार्ट में आप लोगों ने सुना होगा राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन जब होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वेव ऑफ ब्लड जो क्रिएट होगी दैट इज पल्स, उसको हम बोलते हैं पल्स। उस टाइम हमें पल्स फील होती है। नेक्स्ट आता है पल्स रेंज। अभी पल्स की जो नॉर्मल वैल्यू है, फॉर अ हेल्दी एडल्ट द नॉर्मल रेस्टिंग पल्स रेंजेस फ्रॉम, नॉर्मल वैल्यू इज 60 to 100 बीट्स पर मिनट। ये नॉर्मल वैल्यू है किसकी, पल्स की। अब दो यहाँ पे मैंने टर्म्स यूज की हैं, टैकीकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया। ये मेडिकल टर्म है, जहाँ पे भी टैकी मतलब टैकी यूज हुआ या ब्रेडी यूज हुआ, टैकी मतलब ज्यादा एंड ब्रेडी मतलब स्लो डाउन। तो टैकीकार्डिया, टैकी मतलब ज्यादा और कार्डिया मतलब हार्ट से रिलेटेड। तो क्या मतलब हुआ उसका, एन एबनॉर्मल रैपिड हार्ट रेट ओवर 100 बीट्स पर मिनट। टैकीकार्डिया मतलब जो हार्ट रेट है वो किसके ऊपर जा रही है, 100 बीट्स पर मिनट के ऊपर, कि वो बढ़ रही है, तो दैट इज टैकीकार्डिया की कंडीशन है। और ब्रेडिकार्डिया में वो कम हो रही है, स्लो हार्ट रेट आ रही है कि वो 60 के नीचे जा रही है, तो दैट इज द ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन है। तो ये थी पल्स के बारे में, वाइटल साइंस में हमारा नॉलेज की पल्स क्या रहती है, उसकी नॉर्मल रेंज क्या है। और नेक्स्ट आती हैं पल्स की साइड्स। अभी हम डिफरेंट साइड्स से जो हैं वो पल्स लेते हैं। तो सबसे पहले हम जनरली देखते हैं दैट इज द टेम्पोरल साइड। टेम्पोरल सबको क्लियर हो रहा है, दिस साइड इज टेम्पोरल साइड नियर द ईयर। ईयर के पास अगर आप लोग हाथ रखोगे तो आपको वहां पे पल्स फील होगी, तो वो पल्स आती है टेम्पोरल पल्स। उसके बाद आती है कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स वन साइड ऑफ नेक नियर द विंड पाइप। कौन सी, नेक की वन साइड को, जो हमारी विंड पाइप है उसके ही साथ में रहती है, नेक की एक साइड को। अगर आप फील करोगे यही जगह पे सेम तो आपको फील होगी, और वो वाली पल्स को हम नाम देंगे कैरोटिड पल्स। उसके बाद आती है फिमोरल पल्स। फिमोरल पल्स जो है वो साइड जो है इसकी यहाँ पे वो टांग के पास फील होती है, हमें प्यूबिक रीजन के जस्ट थोड़े से नीचे को। और अगर हम मेडिकली बात करें तो इसको हम बोलते हैं कि ये अलोंग द क्रीसिस जो है मिडवे बिटवीन द, जो हमारी प्यूबिक बोन है एंड एंटीरियर इलिक क्रेस्ट है, वहां पे हमें फील हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं फिमोरल पल्स। उसके बाद हमारे पास आती है ब्रेकियल पल्स। ब्रेकियल पल्स, तो ब्रेकियल पल्स हमें कहाँ पे फील होती है, जो हमारी आर्म रहती है, जो आर्म की एल्बो है, उसके आर्म है हमारी, आर्म के हमारी में एल्बो रहती है, एल्बो के जो एंटीरियर एस्पेक्ट्स है, ठीक है, एंटीरियर एस्पेक्ट्स के पास जो फील होगी दैट इज द ब्रेकियल पल्स। उसके बाद हमारे पास आती है रेडियल पल्स। रेडियल पल्स तो आप लोगों को सबको जनरली पता होगा, जब भी हमें टेम्परेचर आता है हम मेनली कौन सी पल्स को देखते हैं, रेडियल पल्स को। तो रेडियल पल्स हमें कहाँ पे फील होती है, आइदर साइड ऑफ द रिस्ट, जो हमारी रिस्ट रहती है उसकी एक साइड पे हमें रेडियल पल्स जो है फील होती है, थंब के जस्ट बिलो हम फील करेंगे तो दैट इज द रेडियल पल्स। नेक्स्ट आती है पॉप्लिटियल पल्स। पॉप्लिटियल पल्स साइड से क्लियर हो रहा है कि बिहाइंड द नी, जो हमारी लेग है, लेग के उधर जो नी है उसके बिहाइंड, उसके नीचे जो फील होगी दैट इज द पॉप्लिटियल पल्स। और उसके बाद आता है पोस्टीरियर टिबियल। पोस्टीरियर टिबियल की जो साइट है वो कहाँ पे दिखा रहा है, एंकल के पास। अगर हम इसको मेडिकली बोलेंगे तो ये डिफरेंट है, बट मैं आप लोगों को जर्नली बताऊं तो ये हम नी के पास हमें जो हमारा एंकल है, एंकल के पास हमें फील होगी, दैट इज द पोस्टीरियर टिबियल पल्स। एंकल वाले रीजन के पास हमें फील होगी। और उसके पास बाद आता है
डॉर्सलिस पैडिस। डॉर्सलिस पैडिस जो डॉर्सल रीजन है हमारे फुट का, वहां पे हमें फील होगी, दैट इज द डॉर्सलिस पैडिस। तो ये पल्स की साइट है, 8 टाइप की पल्स है और कहाँ कहाँ पे फील होती है। देखेंगे रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वाइटल हमारे पास आता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यू एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इट। हम सबको पता है हम सांस लेते हैं और हम सांस को छोड़ते हैं, दैट इज द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेल हम करते हैं ऑक्सीजन को, ह्यूमन बीइंग इनहेल करता है ऑक्सीजन एंड एक्सहेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। एक प्रोसेस है जो क्या करती है, ऑक्सीजन को ब्रिंग करती है बॉडी टिश्यूज तक और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करती है, दैट इज रेस्पिरेशन। द लंग्स प्लेज अ मेजर रोल इन दिस प्रोसेस। जो हमारे लंग्स हैं वो इस प्रोसेस, पूरी प्रोसेस में बहुत ही मेजर रोल जो है वो प्ले करते हैं। अब जो रेस्पिरेशन है, नॉर्मल रेंज कितनी रहती है, 14 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट। हर उसमें जो यूनिट्स हैं वो चेंज हो रही हैं, उसको आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है। जब हम पल्स की बात कर रहे थे तो हम बीट्स पर मिनट में थे, जब हमने टेम्परेचर की बात की तो हम डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट में बात कर रहे थे। अब हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो दैट इज इन ब्रीथ्स पर मिनट। तो 40 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट। अभी सेम टर्म्स इसमें भी यूज हुई हैं, यहाँ पे टैकीपनिया और ब्रैडीपनिया। टैकी और ब्रैडी वर्ड सेम है, सिर्फ अगर हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो रेस्पिरेशन को मेडिकली हम क्या बोलते हैं, पनिया वर्ड से हम रिलेट करते हैं। तो टैकीपनिया एंड इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट जब होगी कितने से ऊपर, 24 ब्रीथ पर मिनट से ऊपर जाएगी तो दैट कंडीशन इज नोन एज द टैकीपनिया। और डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट होगा अगर लेस देन 10 ब्रीथ पर मिनट से, तो दैट इज द ब्रैडीपनिया। और एपनिया, जहाँ पे भी ए लग गया वहाँ पे मतलब एब्सेंस, उसकी पूरी स्टॉपेज हो गई है, ठीक है। तो एपनिया टोटल सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी रेट। सेसेशन का मतलब रहता है स्टॉपेज, पूरी तरह उसका रुक जाना। तो एपनिया की कंडीशन की ब्रीदिंग और जो रेस्पिरेशन रेट है वो पूरी तरह से रुक गया है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। देखते हैं ब्लड प्रेशर। अभी ब्लड प्रेशर हम सब बोलते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर ये है, ब्लड प्रेशर वो है, बट एक्चुअल में ब्लड प्रेशर रहता क्या है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। द ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड against the vessels walls which is measured in millimeter of mercury। ब्लड प्रेशर जो होती है एक फोर्स होती है जो किसके द्वारा एक्सर्ट की जाती है, ब्लड के द्वारा, अगेंस्ट जिसकी ब्लड वेसल्स हैं की बॉल्स हैं उसके अगेंस्ट जो फोर्स ब्लड एक्सर्ट करता है उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। और ये इसकी अब यूनिट क्या है, इसको हम किसमें मेजर करते हैं, mm ऑफ Hg। उसका मतलब है mm का मतलब है मिलीमीटर और Hg जो है वो किसकी टर्म है, मर्क्यूरी की, तो मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अभी ब्लड प्रेशर में दो हम मेजरमेंट्स आते हैं, पहले आता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक हम नॉर्मली बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है 120/80 और यहाँ पे भी देखो पिक्चर में 120/80, तो यहाँ पे पिक्चर में दिख भी रहा है सिस्टोलिक 120 एंड डायस्टोलिक 80। तो सिस्टोलिक क्या है अब और डायस्टोलिक क्या है, तो द मैक्सिमल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द आर्टरीज ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, दैट इज नोन एज द सिस्टोलिक प्रेशर। मैक्सिमम जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं आर्टरीज, कब, जब लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो मैक्सिमम प्रेशर जो एक्सर्टेड हो रहा है आर्टरीज के ऊपर उसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक pressure। and diastolic pressure the amount of pressure exerted on the arterial wall। सेम कि आर्ट्रियल बॉल पे जितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, बट ये कब, जब वेंट्रिकल्स जो हैं वो रेस्ट पे हैं तो उसको हम बोलेंगे डायस्टोलिक। सिस्टोलिक आया कि आर्ट्रियल बॉल पे प्रेशर हो रहा है जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, और डायस्टोलिक जब वो रेस्ट पे है वेंट्रिकल्स तो जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है दैट इज द डायस्टोलिक। तो हम कैसे बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो है 120/80। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू क्या आती है, 120/80 mm ऑफ Hg। तो 120 जो आता है दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर और 80 जो है दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर।
क्लियर सबको? थैंक यू। सो लाइक करो चैनल को, सब्सक्राइब करो और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाओ, तो आपको मेरी सब वीडियोस की न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी।